हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अंशिका सिंह, आपकी अकाउंट्स टीचर। वेलकम करती हूं आप सभी को हमारे चैनल विद्यार्थी प्रो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज की टॉपिक है हमारी एमसीक्यूज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीकॉम, बीबीए, एमबीए, सीयूईटी, सीपीटी, नेट, पीजीटी, यूपीएचईएससी, PSC and UPSC and many more exams. So without any further ado, let's move to our questions. So question number 1 state that which is a specialized branch of accounting that keep tracks of a company financial transaction, and the options are A cost accounting, B management accounting, C financial accounting, and D corporate accounting. And the right answer is financial accounting. So financial accounting is the field of accounting concerned with summary, analysis, and reporting of financial transaction related to a business. This involves the preparation of financial statement available for public use. मीन्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो फील्ड होती है अकाउंटिंग की जिसका मेन काम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जो कि बिजनेस से रिलेटेड होते हैं उनको समरी करना, एनालिसिस करना और उनकी रिपोर्ट करना। इसको इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे उनको पब्लिक यूज़ के लिए अवेलेबल कराया जा सके। सो बेसिकली जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है इसका प्रिपरेशन से हमें ये पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है, इसीलिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ ए साइंस, बी बिजनेसमैन, सी बिजनेस, डी हिस्ट्री। एंड द राइट आंसर इज बिजनेस. Accounting is known as the language of business as it communicates that how the business is operating, whether it is making profit or loss. अकाउंटिंग को हम लोग प्रीवियस क्लासेस से ये पढ़ते आए हैं कि अकाउंटिंग जो होती है हमारी वो बिजनेस की लैंग्वेज है, यानी बिना अकाउंटिंग के बिजनेस नहीं है और ना ही बिजनेस जो है बिना अकाउंटिंग के, दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि इसको अकाउंटिंग को जो होता है बिजनेस का लैंग्वेज माना जाता है, ये इसलिए माना जाता है ताकि जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस के थ्रू ये कम्युनिकेट करता है कि जो भी बिजनेस है वो प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड द ऑप्शंस आर ए अकाउंटिंग रिकॉर्ड, बी बुक कीपिंग, सी सेल्स वॉल्यूम, एंड डी बोथ ए एंड बी. The right answer is both A and B. So, financial accounting is the systematic procedure of recording, classifying, summarizing, analyzing, and reporting business transactions. So, our next question is recording financial transactions is a part of A. Accounting, B. Bookkeeping, C. Data entry, D. General. And the right answer is bookkeeping. Bookkeeping is a process of recording and organizing all business transactions that have occurred in the course of business. बेसिकली बुक कीपिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी मदद से जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है और उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। बुक कीपिंग जो होता है वो सबसे पहली बार जब रफली जहाँ पे हम लोग किसी भी जर्नल को या किसी भी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं वो हमारी बुक कीपिंग में ही होती है। इसलिए बुक कीपिंग का अनदर नेम रफ बुक या मेमोरेंडम बुक भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर जिस किसी को इसको नोट डाउन करना है वो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड द ऑप्शंस आर ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बी कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, सी नोट्स एंड शेड्यूल, एंड डी ऑल ऑफ द अबव. एंड द right answer is all of the above. So financial statement are reports on company's spending and fiscal position. Financial statement can be divided into 4 categories: balance sheet, income statement, cash flow statement, and equity statement. So our next question is what is the important objective of accounting? And the options are A to maintain record, B depiction of financial position, C make information available to various groups and users, and D all of the above. And the right answer is all of the above, which means the main objective of accounting is to keep a systematic record of financial transaction which help the users to understand the day-to-day transaction in a systematic manner so as to gain knowledge about overall business. इस पर्टिकुलर पॉइंट में एक टर्म बार बार रिपीट हुआ है जो कि है हमारा यूज़र। हमारे ऑप्शन में भी है हमारा और हमारे एक्सप्लेनेशन में भी इस वर्ड को यूज़ किया गया है जो कि है यूज़र। सो बेसिकली जो यूज़र्स होते हैं हमारे वो 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र।
इंटरनल यूज़र वो यूज़र्स होते हैं जो हमारी कंपनी के अंदर काम करते हैं, और एक्सटर्नल यूज़र वो यूज़र होते हैं जो कंपनी के अंदर तो काम नहीं करते हैं लेकिन कंपनी को उतना ही अफेक्ट करते हैं। जो इंटरनल यूज़र्स हैं हमारे, वो हो सकते हैं आपके डायरेक्टर, सीईओ, मैनेजर्स, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा। वहीं पे जो हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं वो हमारी हो सकती है गवर्नमेंट, बैंक्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। जो कंपनी के इंटरनल यूज़र्स होते हैं उनको बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उसके बेसिस पे उन्हें ये पता चलता है कि उस कंपनी को कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है, क्योंकि उनको उसी प्रॉफिट और लॉस से अपनी इनकम भी लेनी है, अपनी सैलरी भी लेनी है, बोनस भी लेना है, प्लस प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज का हिस्सा भी लेना है। वहीं पे जो एक्सटर्नल यूज़र होते हैं वो हमारी कंपनी से कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इन्वेस्टर होगा तो वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, तो उसे यही चाहिए होगा कि उसको एक्सपेक्ट करेगा कि हाँ उसे रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है। क्रेडिटर अगर पैसा दे रहा है तो वो ये देखेगा कि कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, यानी वो कंपनी उसकी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर पाएगा कि नहीं पे कर पाएगा। उसी तरीके से बैंक भी होती है, और गवर्नमेंट को तो अपने टैक्सेस से मतलब होता है, तो पहले ही देखेगी कंपनी इतनी कैपेबल है कि नहीं, कि वो टैक्सेस पे कर पा रही है कि नहीं। तो यूजर्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट एक्सप्लेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ऑप्शन ए बैलेंस शीट, बी इनकम स्टेटमेंट, सी लेजर एंड डी नोट्स एंड शेड्यूल। सो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है वो कंपनी के बैलेंस शीट की मदद से ही पता चलती है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ए बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट जो होता है वो एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम तक कितनी है इसकी डिटेल को कंटेन करता है। Now, the next question is what helps to find out the profit made on loss sustained in a particular accounting period through through transactions and events? And the options are A trading account, B income statement, C profit and loss account, and D notes and schedule. So the right answer is profit and loss account. A profit and loss account in simplest term is a record of all the income and expenses of the business during a particular period of time. The goal of a profit and loss report is to measure a company profit by subtracting expenses from income and provide an overview of the financial health of the business. यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसमें जो प्रॉफिट होती है कंपनी की, वो इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करने पे जो बच जाता है वही हमारी प्रॉफिट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रहा होगा, जो कि है द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ कंपनी आर डिस्प्लेड इन विच स्टेटमेंट। ऑप्शंस आर ए ट्रेडिंग अकाउंट, बी इनकम स्टेटमेंट, सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड डी नोट्स एंड शेड्यूल। द राइट आंसर इज इनकम स्टेटमेंट. So, an income statement is the same thing as a profit and loss statement, with the two terms used interchangeably. The purpose of an income statement is to show a company financial performance over a period. Now, the next question is who is an external user of financial statement? पहले कुछ थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यूजर्स दो तरीके के होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, और अभी वही पूछ रहा है कि एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं। ऑप्शंस आर ए शेयर होल्डर, बी मैनेजर, सी एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, डी क्रेडिटर। सो द राइट आंसर इज क्रेडिटर. User of accounting information are internal and external. External users are creditors, investors, government, regulatory agencies, international standardization agencies, journalists, while internal users are people within a business organization which includes owners, directors, managers, employees of the company. So our next question is which is a written evidence in support of a business transaction? And the options are A ledger, B voucher, C ledger posting, D general. The right answer is voucher. Voucher is an internal document describing and authorizing the payment of a liability to a supplier. The various type of accounting vouchers include payment, receipt, transfer and supporting voucher. बेसिकली वाउचर जो होता है एक ऐसा इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक प्रूफ की तरह होता है कि हाँ कितना लाइबिलिटी जो है सप्लायर की पेमेंट हो चुकी है और कितनी अभी बाकी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा एग्जामिनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रेफर्स टू ए एनालिसिस, बी ऑडिटिंग, सी रिकॉर्डिंग, डी बैलेंस शीट। एंड द राइट आंसर इज ऑडिटिंग.
Audit is an important term used in accounting that describes the examination and verification of a company's financial record. An auditor is a person authorized to review and verify accuracy of business record. ऑडिट जो होता है वो ऑडिटर के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन ऑडिटर भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है इंटरनल ऑडिटर और एक होता है एक्सटर्नल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर वही ऑडिटर होता है जो कंपनीज में बेसिकली अकाउंटिंग का काम करते हैं, और अगर कंपनी जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटर को नहीं बुलाना चाहती है तो वो इंटरनल ऑडिटर के द्वारा ही अपने ऑडिट को करा सकती है। बेसिकली पहले कंपनी जो होती है अपनी ऑडिट इंटरनल ऑडिटर के द्वारा ही कराई जाती है। एक्सटर्नल ऑडिटर वो ऑडिटर होते हैं जो बाहर से हायर किए जाते हैं, जिनकी पेमेंट भी ज़्यादा होती है। तो अगर कंपनी को उनको नहीं देना होता तो वो इंटरनल ऑडिटर पे ही रहते हैं, लेकिन अगर कोई कंपनी जिसकी क्रेडिट वर्दिनेस अच्छी है, गुडविल अच्छी है, तो वो अपनी कंपनी की ऑडिटिंग कराने के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर को हायर करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Now the next question is, in what order data is entered into journal? A. Chronological order. B. Numeric order. C. Alphabetically. D. Bullets. And the right answer is chronological order. In general, transactions are recorded in a chronological order. Chronological order means date-wise. In other words, journal consists of raw accounting entries that record business transaction in a sequential order by date. बेसिकली जनरल को हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जानते हैं, यानी जहाँ पे फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग किया जाता है ट्रांजैक्शन का सीक्वेंस में, वो हमारी जनरल होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर जिस किसी को इसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एसेट्स दैट कैन बी इजली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड दैट इज 1 year or less are known as, and the options are A. intangible assets, B. tangible assets, C. fixed assets, and D. current assets. And the right answer is current assets. करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिस पे कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है कि उसको वो 1 साल के अंदर कन्वर्ट कर लेगी। करंट एसेट्स के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कैश, कैश इक्विवेलेंट, अकाउंट रिसीवेबल, स्टॉक इन्वेंट्री, मार्केटेबल सिक्योरिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस और अदर लिक्विड एसेट्स। Now the next question is, the debt which are to be repaid within a short period, a year or less, are referred to as, and the options are A. current liabilities, B. fixed liabilities, C. contingent liabilities, and D. all of the above. The right answer is current liability. करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जिसका ऑब्लिगेशन जो होता है 1 साल का होता है, यानी 1 साल के अंदर आपको उसको पेबल कर देना है, उसका पेमेंट कर देना है। इसके एग्जाम्पल्स हैं शॉर्ट टर्म डेब्ट, डिविडेंड, अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा लॉन्ग टर्म एसेट्स विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस बट पोजेसिंग अ वैल्यू आर कॉल्ड। ए. इंटेंजिबल एसेट्स, बी. टेंजिबल एसेट्स, सी. फिक्स्ड एसेट्स, एंड डी. करंट एसेट्स। द राइट आंसर इज इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स एक ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि फिजिकल नहीं होते नेचर में, यानी कि हम लोग तो ना ही उसे देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, बस उसे फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर पेटेंट्स, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजेस, गुडविल, ट्रेडमार्क एंड ट्रेड नेम एज वेल एज सॉफ्टवेयर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड पेटेंट्स आर A. current, B. tangible, C. intangible, D. fixed. And the right answer is intangible. So, intangible assets are non-physical assets that add to a company's future value or worth and can be far more valuable than tangible assets. Tangible assets are usually physical objects, while intangible assets are valuable assets that cannot be touched. Now, the next question is, current assets minus current liabilities is equal to A. gaining capital, B. losing capital, C. fixed capital, and D. working capital. The right answer is working capital. वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होता है जिसको डेली एक्सपेंसेस के लिए मीटअप करने के लिए बनाया जाता है, और ये सबसे मोस्ट लिक्विड पार्ट माना जाता है टोटल कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट किया जाता है करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस करके। हाँ, दो टर्म्स और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन भी कर सकते हैं हम, कि अगर करंट एसेट्स निकालना हो और सिर्फ वर्किंग कैपिटल और करंट लाइबिलिटीज़ दी गई हो, तो वर्किंग कैपिटल और करंट लाइबिलिटी को ऐड कर देते हैं तो हमारी करंट एसेट्स निकल के आ जाती हैं। सिमिलरली उसी तरीके से अगर हमें करंट लाइबिलिटी निकालनी है, तो जब हम लोग करंट एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल को माइनस कर देंगे तो हमारी करंट लाइबिलिटी भी निकल के आ जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रॉस प्रॉफिट इज, एंड द ऑप्शंस आर A. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक, B. सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
C. Sales minus purchase, and D. Net profit minus expenses. And the right answer is sales minus cost of goods sold. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर नहीं दिया हो तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को निकालने का फॉर्मूला भी होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. So basically, gross profit is the profit a business make after subtracting all the costs that are related to manufacturing and selling its product or services. Gross profit is calculated by subtracting the cost of goods sold from total revenue. यानी कि total revenue में से cost of goods sold को minus कर देते हैं तो हमारी gross profit निकल के आ जाती है. Now the next question is net profit is calculated in which of the following account? The options are A. Trial balance, B. Trading account, C. Profit and loss account, and D. Balance sheet. द राइट आंसर इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेट प्रॉफिट ही बोल दिया है, जब नेट प्रॉफिट बोल दे तो आंख बंद करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही टिक लगाए. नेट प्रॉफिट इज द मेजरमेंट ऑफ अ कंपनी प्रॉफिट once operating cost, taxes, interest and depreciation have all been subtracted from its total revenues. Net profit is calculated in the profit and loss account. Net profit is gross profit minus operating expenses and taxes. Now the next question is capital plus liabilities is equal to, and the options are A. Revenue, B. Assets, C. Unearned income, D. Voucher. The right answer is asset. ये एक फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसको हम लोग बैलेंस शीट इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक रिलेशनशिप बताती है एसेट्स लाइबिलिटी और ओनर की इक्विटी कितनी है पर्सन की उसके बारे में. हाँ, अगर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज एसेट्स है तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज भी तो कैपिटल हो सकती है. तो यानी कि अगर कैपिटल निकालना होगा तो एसेट्स में से हम लोग लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो हमारी कैपिटल निकल के आ जाएगी. उसी तरीके से अगर हमें लाइबिलिटीज़ निकालनी होगी तो हम लोग एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर देंगे तो हमारी लाइबिलिटी निकल के आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स अमाउंट टू ₹40,000 एंड ₹58,000 रिस्पेक्टिवली. दैट डिफरेंस अमाउंट विल ए डेटर, बी क्रेडिटर, सी कैपिटल, डी प्रॉफिट. अभी बताए थे कि अगर एसेट्स को निकालना है तो हम लोग कैपिटल में लाइबिलिटीज़ को प्लस कर देते हैं तो हमारी आ जाती है. उसी तरीके से अगर हमें कैपिटल निकालना है तो एसेट्स में से हम लोग लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो हमारी कैपिटल निकल के आ जाएगी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस एंड द ऑप्शंस आर ए नेट इनकम, बी नेट लॉस, सी डेप्रिशिएशन एंड डी नन ऑफ द अबव. एंड द राइट आंसर इज नेट इनकम. रेवेन्यू में से जब भी हम लोग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारी नेट इनकम निकल के आ जाती है. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a trial balance total do not agree, the difference must be entered in. And the options are A. The profit and loss account, B. The capital account, C. A nominal account, D. A suspense account. And the right answer is a suspense account. A suspense account is an account used to temporarily store transaction for which there is uncertainty about where they should be recorded. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है when the owner of business withdraw cash goods from the business for his personal use is termed as. And the options are A. drawing, B. revenue, C. capital, D. depreciation. कोई भी अगर बिजनेस में से ओनर अपने पर्सनल या प्राइवेट यूज़ के लिए कैश या गुड्स को विड्रॉन करता है तो वो हमारी ड्राइंग होती है. तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ड्राइंग. A drawing account is an accounting record maintained to track money and other assets withdrawn from a business by its owner. Drawing accounts are generally associated with unincorporated business organization such as sole proprietorship and partnership. Drawing account basically जो होता है sole proprietor और partnership firm के द्वारा ही associate किया जाता है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा इफ़ वी टेक गुड फॉर ओन यूज वी शुड. A. Debit drawing account, credit purchase account. B. Debit drawing account, credit stock account. C. Debit sales account, credit stock account. And D. Debit purchase account and credit drawing account. The right answer is debit drawing account and credit purchase account. See, जो गुड्स होते हैं उनके लिए पर्टिकुलरली एक वर्ड बनाया गया है जो कि है परचेज और सेल. तो अगर हम लोग कभी भी कोई भी गुड अपने खुद के यूज़ के लिए रखते हैं तो हम लोग ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं और हमारा जो भी गुड्स होता है अगर उसको हम लोग परचेज अकाउंट से क्रेडिट करते हैं. उसी तरीके से अगर गुड्स परचेज कर रहा है तो परचेज अकाउंट दिखाएंगे, गुड्स सेल कर रहा है तो सेल अकाउंट दिखाते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट. एंड द ऑप्शंस आर ए पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट एंड डी ऑल ऑफ द अबव. The right answer is nominal account. So these three contain the basic rule
which are personal account rule is debit the receiver, credit the giver. यानी कि जो रिसीव करेगा वो डेबिट होगा, जो देगा वो क्रेडिट होगा. पर्सन यानी कि ये पर्टिकुलरली किसी इंडिविजुअल के लिए भी यूज किया जा सकता है, किसी बैंक के लिए भी यूज किया जा सकता है और किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है. उसी तरीके से जो रियल अकाउंट है उसका रूल कहता है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. जो आ रहा है वो डेबिट होगा, जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा. जनरली इसको हम लोग रियल अकाउंट के रूल को एसेट्स के लिए ही यूज करते हैं. सी जो हमारा नॉमिनल अकाउंट है वो ये कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. जो भी खर्चे और नुकसान होंगे उनको डेबिट करिए, जो भी इनकम या गेन्स होंगे उनको क्रेडिट करिए. Now the next question is prepaid expense is shown on the dash on the side of balance sheet, and the options are A current assets, B current liabilities, C fixed assets, D fixed liability, and the right answer is current assets. A prepaid expense is an expense that has been paid for in advance but not yet incurred. In business, a prepaid expense is recorded as an assets on the balance sheet. Prepaid expenses are considered current asset because they are expected to be utilized for standard business operation within a year. यानी कि अगर 2024 की कोई भी खर्च अगर हम 23 में पेड कर देंगे तो वो हमारी प्रीपेड एक्सपेंस हो जाए, क्योंकि अभी तक वो इनकर्ड नहीं हुई है लेकिन उसका पेमेंट हमें पहले मिल गया है. ये इसलिए करंट एसेट्स होते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि एक साल के अंदर इसको स्टार्ट कर लिया जाएगा. Now the next question is what are outstanding expenses? And the options are A expenses which are not paid off in the current balance sheet, B the necessary purchase that keep a business going from day to day, C type of expense that is due but has not been paid, and D none of the above. And the right answer is C type of expense that is due but has not been paid. यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो अभी तक ड्यू है और उनका पेड होना बाकी है. जैसे कि कोई पर्सन है जिसको हर एक महीने 12 मंथ्स होते हैं, हर एक मंथ में उसे 1,000 रुपीज़ सैलरी मिलती है. उसे कंपनी जो है वो 11 मंथ की सैलरी दे दी है, यानी कि 11,000 रुपीज़ तक वो उसे सैलरी प्रोवाइड कर दी है. यानी कि अभी भी उसके पास 1 मंथ की सैलरी ड्यू है, यानी कि वो पैसा जो अभी वो एक्सपेंसेस जो ड्यू है अभी तक पेड नहीं हुआ है, यानी अभी तक उसके 1,000 रुपीज़ ड्यू है, वो हमारी होगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. An outstanding expenses is a type of expense that is due but has not been paid. This expense become outstanding to the company when this has been taken the benefit but the related payment has not been made simultaneously. For example, rent due but not yet paid. So the last question is outstanding expenses are shown on the side of balance sheet, and the options are A current assets, B current liabilities, C fixed assets, and D fixed liability. And the right answer is current liabilities. Current liabilities are a company's short-term financial obligation that are due within 1 year or within a normal operating cycle. Outstanding expenses come under the head of current liability in the balance sheet. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू गाइज लाइक इट. और ऐसे ही एमसीक्यूज जो है हमारे चैनल पे पहले से अवेलेबल हैं. जिस किसी ने नहीं देखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से चाहे तो उसे देख सकते हैं. और अगर ये वीडियो आपको एमसीक्यू वाली अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के साथ साथ आप हमारी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अपने वैल्यूएबल सजेशन को भी कमेंट सेक्शन में लिख दें. थैंक यू.